आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम रूबरू में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज के जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो कोई तारुफ के मोहताज तो नहीं है। आप उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें कई बार देखा है, कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है। एक बैनुल अक़वामी शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ बम्बई से है। हाउस होल्ड नाम माना जाता है। ख़ास तौर से सहाफ़ती बिरादरी में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो आपको नहीं जानता हो। और उर्दू में बहुत अपना मुकाम बनाने वाले अज़ीज़ बरनी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं आज। अज़ीज़ बरनी साहब का ताल्लुक़ तो कई सहाफ़ती इदारों से रहा। ख़ास तौर से राष्ट्रीय सहारा ग्रुप के वो एडिटर रह चुके हैं और उनका जो कॉलम आया करता था जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं अज़ीज़ बरनी साहब का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका बहुत खैर मकदम है अज़ीज़ साहब। एक अरसे दराज से ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो और आज हमारी ख्वाहिश पूरी हुई मानू की तरफ से। तो बहुत पहले मुंसिफ की लॉन्चिंग के वक्त आपसे मुलाकात हुई थी। जी जी जी। और उसके बाद तो आपको सिर्फ अखबारों में देखा जाता था। कैसा लग रहा है आपको? हैदराबाद बहुत दिनों के बाद आप आए। बेशक मैं बहुत दिनों के बाद आया, लेकिन हैदराबाद से मेरा एक ऐसा रिश्ता है कि मुझे कतई ये नहीं लगता कि मैं हैदराबाद से बहुत दूर रहा हूँ। जी। उर्दू सहारा के वक्त में और यहाँ के तमाम जो मक्का मस्जिद, बमला, गोकुल चाट भंडार, भैंसा, आदिलाबाद, इन तमाम मौक़ों पर सिर्फ कवरेज ही नहीं बल्कि मैं बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता था आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के अवाम से। अब तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग रियासतें हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने उर्दू सहाफ़त के 200 साला तकरीबात में मुझे शिरकत का मौका दिया। और कुल हिंदुस्तान के उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी के सहाफ़ियों को, हैदराबाद को ये शर्फ़ हासिल है कि इस तकरीब में सबको एक जगह जमा होने का मौका मिला। जी हाँ, जैसा कि हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब फरमाते हैं जी कि उर्दू की पैदाइश हुई हैदराबाद में, परवान चढ़ी दिल्ली में, जवान हुई लखनऊ में। तो शायद हैदराबादियों ने अपना हक़ अदा कर दिया। उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न जो मना रहे, इसकी कोई मिसाल सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती ना? नहीं, कतन नहीं है, कतन नहीं है। तकरीबात हुई हैं लेकिन इस सतह की तकरीबात नहीं हुई हैं जैसा कि इस वक्त जहाँ मैं देख रहा हूँ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में। और तेलंगाना के वज़ीर आला का ये कहना एकदम दुरुस्त है और उर्दू से उनकी मोहब्बत को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अक्सर मेरी उनसे मुलाकातें रही हैं जब TRS को लेकर वो बहुत ज़्यादा सरगर्म थे, तो अक्सर मीटिंग्स में शिरकत रही मेरी। जी। कि जिस सतह पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया, इस सतह पर बाकी प्रोग्राम नहीं। क्या यूनिवर्सिटी की ही जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं है? उर्दू दान की, उर्दू के ठेकेदारों की? उर्दू के ठेकेदार लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया। तो अगर ठेका मिल जाए तो जाहिर है कि आप चाहे न्यूयॉर्क में करा लें, लंदन में करा लें या किसी छोटे से गांव में करा लें, और ठेका नहीं मिला तो मजबूरी है। जी, ठेके का ज़माना चल रहा है आजकल। उर्दू के मामले में तो ठेकेदारों का ज़माना आजकल नहीं, उसके पहले भी था। जी। बड़े बड़े ठेकेदार हुए हैं। आपके अली सिद्दीकी साहब बहुत सारे ठेकेदारों से उनके राब्ते में भी रहे, उनको भी बताते भी रहे कि आप ठेकेदार हैं और मैं उर्दू से मोहब्बत करने वाला हूँ। जी। हैदराबाद का जब भी नाम आता है तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का जिक्र ज़रूर आता है। मुकम्मल नहीं और जब भी बात आती है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तो अली सिद्दीकी साहब का जिक्र आता है। लेकिन उसके बाद क्या अली सिद्दीकी साहब को फॉलो करने वाले उनकी कमी क्यों है हमारे पास? देखिए, फॉलोअर्स एक अलग चीज़ होता है और शख्सियत एक अलग चीज़ होती है। अली सिद्दीकी साहब जैसी शख्सियत का होना वो एक तारीख़ी शख्सियत है। अब उनको फॉलो 100 लोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उन जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है।
आज भी आलमी मुशायरों में, कौमी सतह के मुशायरों में कई नाम सामने आते हैं, लेकिन जब अली सिद्दीकी साहब के मुशायरों को याद करते हैं तो बड़ा फीकापन लगता है कि वो जो वो पंच नहीं है। हाँ, उन्होंने जो एक जगह बना ली वो तो मुश्किल है। दिलीप कुमार आ रहे हैं वहाँ, उनके प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, कतील शिफाई, मतलब उस सतह के प्रोग्राम अब कहाँ। अभी मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश हुई है 11 तारीख को जी, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं इस बात का लेकर कोई जश्न इस बार नहीं रहा, न सरकारी तकरीब रही। ये जो हिंदुस्तान है ये मौलाना आज़ाद की जंग आज़ादी की तहरीक में कामयाब वाला हिंदुस्तान नहीं है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि उर्दू सहाफ़त उस वक्त सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ रही थी जब वो आज़ादी की जंग लड़ रही थी, बल्कि अंग्रेज़ों के हामी ऐसे लोग भी मौजूद थे जो उस वक्त ये कहने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं करते थे कि मुग़लों का राज ख़त्म हो गया, अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई, समझ लो बस यही हमारी कामयाबी है। और अगर इसको मुकम्मल वजाहत के साथ समझना है तो आपको बंकिमचंद्र चटर्जी के आनंद मठ को पढ़ना होगा, उसके अंदर ये बात वाज़ह तौर पर है। और आज जो सरकार है वो कहीं ना कहीं आनंद मठ के नज़रियात की ज़्यादा हामी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अल हिलाल अल बलाग के नज़रियात की हामी नहीं है। जी, हालांकि सरकारी तकरीब कराने का मौका है, सरकारी तकरीब हर साल होती रही है सारे हिंदुस्तान में, लेकिन ये एक साल ऐसा गुजरा जहाँ पे जो है कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई मज़ार पे जाने वाला नहीं। मुझे याद है 2011 में नूह में, मेवात में, जिसके अंदर मीरा कुमार थी, कपिल सिब्बल थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वहाँ के चेयरमैन थे, मैं खुद वहाँ मौजूद था। इस सतह की तकरीबात पूरे हिंदुस्तान में होती थी। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम हैं, इससे तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक बेशक। अब आज की सरकार उनको किस तरह से लेती है ये आपके सामने भी है। हालांकि उन्होंने अपने हुब्बुल वतनी का, पैट्रियटिज़म का जो सबूत दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। नहीं, वो सबूत तो मौलाना आज़ाद पर आकर इख्तिताम हुआ। वो तो मौलवी अब्दुल बाकर से 1857 में जो उनकी शहादत से ये तस्करा शुरू हुआ और शहादत का सिलसिला शुरू हुआ 16 सितंबर 1857 को, उसके बाद से मुसलसल जारी रहा। अब उसको आज कितना ये आज की सरकार मानती है, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह मानना चाहिए उस तरह मानती है। तो तारीख को भुला दिए जाने की कोशिश हो रही है। नई तारीख रकम करने के लिए पुरानी तारीख को भुलाना होगा। अब वो नई तारीख रकम करने का मतलब मस्बत ही नहीं, मनफी भी हो सकता है। जब हिंदुस्तान की तारीख देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ वही नहीं मिलेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की तामीर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, वो भी मिलेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जी, तो अब उर्दू का रोल क्या है? उर्दू का रोल तो वही था जो आज़ादी से कबल था। ये एक फेस है और इस फेस में मैं मान सकता हूँ कि उर्दू को वो मौक़े फराहम नहीं है जो पहले थे, लेकिन इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2004 और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी, मुझे नहीं लगता कि उर्दू अखबारात की हैसियत कम थी या उर्दू की हैसियत कम थी। मैं उस वक्त हुकूमत हिंद में सलाहकार भी था मनमोहन सिंह की दोनों सरकारों में, और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के सभी एडिशंस का इंचार्ज भी था, मैं टीवी चैनल के। नहीं, आपकी जो कॉलम्स हुआ करते थे आपके राष्ट्रीय सहारा में, जो आज़ाद भारत का इतिहास, जी हाँ जी, जिसका लोग इंतज़ार करते थे जी, वो फिर से कब शुरू कर रहे हैं आप? आज भी अवामी न्यूज़ में मैं लिखता हूँ, मॉर्निंग इंडिया में लिखता हूँ, इसी कलम के तहत लिखता हूँ। लेकिन हाँ, जिस फ्लो के साथ मैं उस वक्त लिखता था, तकरीबन हर रोज़ मेरा मजमून छपता था और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं। कई जगह 70-80 साल के बुज़ुर्ग लाठी के सहारे चलते हुए अखबार ख़रीदने के लिए पहुँचते थे और जिस दिन मेरा मजमून नहीं होता था वो मायूस होकर वापस जाते थे। बिहार में कई कॉन्फ्रेंसेस मैंने ऐसी अटेंड की कि बिहार और झारखंड में एक जगह है पाकुड़, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया तो कई किलोमीटर दूर से लोग खाना पानी साथ लेकर जा रहे थे।
तो मैंने सोचा कोई मेला लगा है, बोले ये मेला आप ही के लिए है। और वहाँ लोग शाम से ही आए, जो मौलाना साहब वहाँ मेरे मुंतज़मीन थे, उन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया, उसको पेंट किया, बहुत लोगों को वहाँ खाने पर पिलाया। तो ये सब उर्दू क़ारीन थे। मुझसे मोहब्बत नहीं, सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरे कलम से मोहब्बत थी, उस अखबार से मोहब्बत थी, मेरे कलम से मोहब्बत थी जी। अब उर्दू कहते हैं कि सिर्फ मुशायरों की जीनत होकर रहेगी। देखिए, मुशायरों से उर्दू को बड़ी तक़वियत मिली है, फिल्म इंडस्ट्री से उर्दू को बड़ी तक़वियत मिली है, लेकिन उर्दू सिर्फ मुशायरों की वजह से ज़िंदा है, उर्दू सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ज़िंदा है, ऐसा नहीं है। उर्दू की अपने आप में एक तारीख़ है। हालांकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू वालों ने ही दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू क़ातिल में है, इस तरह के नारे उर्दू शायरी का वो बाब है जिसकी रिवायत आज भी जिंदा है। ज़िम्मेदार कौन है उर्दू की इस हालत के? देखिए, मुखालिफिन तो उस वक्त भी हुक्मरान थे, भले ही वो अंग्रेज़ों की शक्ल में हों। मैं तो बोलता हूँ कि खुद उर्दू दान के ज़िम्मेदार हैं। उर्दू वाले तो हैं, क्योंकि आपने खुद ये लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया, ठेकेदार। उन्हें उर्दू के सिपहसालार नहीं कहा आपने, उन्हें ठेकेदार कहा। तो सिपहसालार एक मुहिम को लेकर आगे चलने वाला होता है, उसे कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाने वाला होता है। और ठेकेदार का होता है, कॉन्ट्रैक्टर का जो रोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेना, बस एक मुशायरा ख़त्म, बरखास्त बिरयानी ख़त्म, ठेका ख़त्म, ठेका ख़त्म। अब मुशायरे में भी उस तरह की शायरी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर गला बहुत अच्छा है, आपका अदायगी का अंदाज वो बहुत अच्छा है, आप ऑडियंस को मुतासिर कर सकते हैं, तो आपका कलाम कितना मुतासिर कुन है ये देखने की ज़रूरत नहीं है, बस तो उसी तरह की शायरी है। अभी उर्दू के लिए जो है लोग आवाज़ उठाते हैं, अक्सर क्या आवाज़ उठाते हैं कि फ़ला बस का नाम, बस का बोर्ड उर्दू में नहीं है, फ़ला दफ्तर का बोर्ड उर्दू में नहीं है, लेकिन जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनके खुद बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। नहीं, उनके घर का नाम उर्दू में होता है। मतलब ये शहर का नाम और गांव का नाम, बस्ती का नाम, उनका अपना नाम तो उर्दू वालों जैसा होता है, उनके घर का नाम भी उर्दू वालों जैसा नहीं होता। मैंशन, कॉटेज, विला, आजकल तो फार्म हाउस, हाँ। 4 झाड़ लगा लिए, फार्म हाउस हो गया। हाँ, फार्म हाउस हो गया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरा भी नहीं है। हमारी वो हसरतें आज भी अंदर हमारे दिलों में जवान हैं कि हम निशात बाग नहीं बना सकते, अपने आंगन में 4 दरख्त लगा दें, उसी को बाग का नाम दे दें, अजीज बाग। नहीं, मेरे घर का नाम रेशमा महल है। अच्छा, अब वो महल नहीं है, एक छोटा सा घर है, लेकिन मैं उसके दरवाज़ों को मुगलिया अंदाज देकर ही खुश हो जाता हूँ कि हाँ, उस तर्ज को बरकरार रखने में कोई रोल प्ले किया है मैंने। हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता माना जाता है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कई ज़बानें बोली जाती हैं। जी, बहुत सारी ज़बानें हैं, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू वगैरह वगैरह, और उसकी आबादी 130 करोड़ है। जी। और सबसे कम जो है अखबारों की सर्कुलेशन जो है वो है उर्दू अखबार। जी। अगर आप देखें हाईएस्ट सर्कुलेशन जी। इंडिया में, आप खुद एडिटर रह चुके हैं, एडिटर हैं भी, जी। हाईएस्ट सर्कुलेशन इंग्लिश का नहीं है इंडिया में, ना हिंदी का है। जी। हाईएस्ट सर्कुलेशन है मलयालम का। जी। केरला से जो मलयालम मनोरमा अखबार निकलता है, लार्जेस्ट सर्कुलेटेड एनी डेली ऑफ इंडिया है। जी। इसमें क्या है बरनी साहब कि हमको अपनी ज़बान से मोहब्बत हो तो ही मोहब्बत का आप इजहार करेंगे तो ज़बान की परवान चढ़ती है। आप पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में, आप इंग्लिश अखबार घर में पढ़ेंगे, उर्दू अखबार नहीं मंगाएंगे। केरला में मैंने देखा है एक रिक्शा चलाने वाला भी पढ़ा लिखा होता है और वो मलयालम मनोरमा अखबार पढ़ता है। आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया, वही बात मैं कहने जा रहा था। जी जी। कि केरला में लिटरेसी रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है जी। तो वहाँ मलयालम का अखबार सबसे ज़्यादा पढ़ा जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही उर्दू की, तो उर्दू का जो तासुर मेरे जहन में है वही जंग आज़ादी वाला तासुर मेरे जहन में। 130 करोड़ की आबादी में
क्या 130 लाख फौजी हैं? हमारा रोल तो जनरल कर्नल का था। हम तो मैदान जंग की में आवाज़ बुलंद करने वाले थे। उस वक्त भी हमारी तादाद इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि ज़बान उर्दू तमाम हिंदुस्तानियों की ज़बान थी, अंग्रेज़ों की ज़बान अंग्रेज़ी थी। और जामे जहानुमा जो बंगाल से निकला, वहाँ उसके पहले एक बंगाली अखबार था। तो आज भी ये कारोबार की ज़बान नहीं है। जिन ज़बानों की अखबारात बहुत कामयाब हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या इलाकाई ज़बानें हों, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको कारोबार को फ़रोग़ देने और उनको खुद को कारोबार के सांचे में डालना कहीं ज़्यादा है। उर्दू अपने आप को कारोबार के सांचे में नहीं डाल पाई। ये अलग बात है कि कुछ कॉरपोरेट हाउसेस ने उर्दू ज़बान को अपनाया। उसमें सबसे पहल की सहारा इंडिया परिवार ने, और सहारा उर्दू चैनल भी, रोज़नामा अखबार, हफ्तरोज़ा अखबार, मंथली मैगज़ीन, ये सब मौजूद था। उसके बाद इंकलाब को लिया जागरण ग्रुप ने। अभी मैं जिस अखबार का जिक्र कर रहा हूँ, अवामी न्यूज़, इसके भी गैर मुस्लिम मालिक हैं, कॉरपोरेट हैं वो भी। तो जब से कॉरपोरेट में आया है, कुछ फाइनेंशियल एंगल को देखा जाने लगा। इसके पहले तो जिहाद था। उर्दू में जाने का मतलब मुआशरे की तामीर, मुल्क की तामीर, मुल्क की हिफाजत। आज वो जज्बा उर्दू के अंदर बाकी है। हाँ, कम हो गया है, वो हालात की मजबूरी है। जी, मलयालम मनोरमा का मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, आप दुबई में देखिए जी, उसका एडिशन वहाँ पे छपता है। कोई हैरानी की बात नहीं है, इसलिए कि दुबई में केरला के बहुत लोग अपने काम के सिलसिले में वहाँ रहते हैं। फिर कोई भी मुसलमान का उर्दू अखबार क्यों नहीं छपता वहाँ? मुसलमान का कोई इतना बड़ा अखबार तो हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ। हालांकि मुसलमान तो बहुत सारे पैसे वाले हैं ना, और हमारी आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। देखिए, मैं इसके अंदर एक तल्ख से तजुर्बे की बात कहना चाहूँगा। बहुत सारे बड़े कारोबारियों को ये डर रहता है कि अगर हम उर्दू में पहल करें, उर्दू का अखबार निकालें, उर्दू का टीवी निकालें, तो कहीं हुकूमत हमारे मुखालिफ ना हो जाए, हमारा कारोबार मुतासर ना हो। फिर हुकूमत को उर्दू दान के वोट चाहिए। हाँ, वोट चाहिए, वोट चाहिए। एक वक्त तो यही था कि मुसलमान के वोट के बगैर सरकार नहीं बनती थी, और अब मुसलमान के वोट के बगैर सरकार बनती है। जी, अच्छा। आप हमारे हक में आवाज़ बुलंद करो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जिस तरह की बातें, मतलब हर बात को सही साबित करने की कोशिश की जाए। अब नोटबंदी को सही साबित करें आप। बैंक की लाइनों में कितने लोग मारे गए, आज 2000 का नोट कहाँ चला गया, वो सिर्फ पूंजीपतियों के काम आया। काला धन कहाँ आया, वापसी हुई कि नहीं हुई, तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ा। तो इन सब पे बातें करना तो सहाफ़त था, जो उर्दू को और दीगर ज़बानों को जिम्मेदारी अदा करना चाहिए थी। लेकिन अब जो सरकार की है कि हामी सहाफ़ी हैं, अखबारात हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो इस सवाल को उठाते ही नहीं हैं। मुझे याद है आपकी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR साहब का एक जुमला कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे झूठ वज़ीर आज़म के गिनाए थे कि ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, वो झूठ बोला। तो ये अकल हैरान है कि इस सतह का कोई आदमी झूठ बोल सकता है, कोई एक झूठ बोल सकता है। मुझे नहीं मालूम कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कितने झूठ ऐसे थे जिनको सामने लाकर हिंदुस्तान की सहाफ़त ने बहस की, इंदिरा गांधी के कितने झूठ थे, मनमोहन सिंह के कितने झूठ थे। आज अगर झूठ की बात की जाए तो बकौल KCR साहब कोई झूठों के बादशाह की हुकूमत में है। जी, और वो तो बहुत अच्छी उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन उनके पास माइनॉरिटी वेलफेयर का वजीर भी नहीं है उनके पास। किनके पास? मरकजी हुकूमत के पास नहीं। उनको ज़रूरत कहाँ है? वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की ज़रूरत कहाँ है? जब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है तो उससे मुताल्लिक़ जितने भी महकमे हैं उनका इस्तेमाल किया है। एक रिवायत के तौर पर आज NCPL है, लेकिन क्या वो उस तरह काम करने के लिए आज़ाद है जिस तरह पहले काम करता था? मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का क्या हाल है? आज तमाम उर्दू के इदारे
कमोबेश उसी हालत में है कि उनको बरकरार तो रखा गया है, जिंदा तो रखा गया है, ताकि कोई ये ना कह सके कि इनको ख़त्म कर दिया, लेकिन वो उतने फाल नहीं है जितना होना चाहिए। सीआर साहब को कहिए ना, मरकज़ में वो दिलचस्पी रखते हैं, कोई एक गोशा अपने लिए ले लें। आज हिंदुस्तान भर का मुसलमान किसी एक ऐसे लीडर की तरफ देख रहा है जो कौमी सतह पर उसकी नुमाइंदगी करे, किसी एक रियासत में तो करे। कुछ हद तक बांग्लादेश, मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने ये काम किया। उम्मीद करते हैं कि केसीआर यहाँ करेंगे। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नज़र अब केसीआर साहब पर है। मैंने अभी यही कहा कि आज पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान देख रहा है, कोई हमारी आवाज़ बुलंद करने वाला तो हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में हो जी, हमारी आवाज़ बुलंद तो करे। बीते हुए कल में जब HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब कर्नाटक में के बाहर उनकी पार्टी कोई बहुत ज़्यादा अहम नहीं थी, लेकिन CM इब्राहिम उनको, उनके राइट हैंड थे, INB मिनिस्टर थे, उनको लेकर मुसलमान HD देवेगौड़ा में भी दिलचस्पी लेता रहा। इंद्र कुमार गुजराल को मुसलमान बहुत पसंद करता था। तो अगर केसीआर सामने आते हैं कौमी सतह पर, तो मुझे लगता है मुसलमान पसंद करेगा। जानते हैं ना, BRS पार्टी, भारत राष्ट्र समिति लॉन्च हुई है, तो उससे जो है पूरे इंडिया में फैलेगी ये पार्टी। हाँ, मगर ये सही वक्त है। हम इस वक्त तो 2022 के आखिर में बात कर रहे हैं जी। 2024 के दरमियान में मई में इलेक्शन होना है, मैक्सिमम 1.5 बरस का टाइम है। तो इस सियासी पार्टी को कौमी सतह पर सरगर्म होने के लिए वक्त बहुत कम है, आगे आने की जरूरत है। दिल्ली एक बहुत छोटे से स्टेट्स में अरविंद केजरीवाल अगर कौमी सतह पर ये जाहिर करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो नेमुल बदल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, तो केसीआर क्यों नहीं जी, तेलंगाना राष्ट्र समिति क्यों नहीं। मैं तो कहूँगा कि इस मामले में केजरीवाल ने शुरू किया दिल्ली से, फिर वहाँ से वो गए पंजाब गए, अब हिमाचल प्रदेश आए हैं, हिमाचल गुजरात, वहाँ देखना जीतते हैं या नहीं, फिर गुजरात आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे हिंदुस्तान में फैले। देखिए, और उन्होंने किसी के साथ कोई टाई अप नहीं किया, कोई अलायंस नहीं किया। मैं बात कहने जा रहा हूँ जी। मैं अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इस नाते भी जानता हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टी का आगाज़ करने से पहले बहुत बार मेरे घर तशरीफ लाए और बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। और जब रामलीला मैदान का जो RSS शो था, जिसमें अन्ना हज़ारे को लीड रोल में दिया गया था, उसके स्क्रिप्ट राइटर अरविंद केजरीवाल थे। तो मुझे लगता है कि आज भी वो RSS की आइडियोलॉजी से बहुत दूर रही हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर को पंजाब से हटाना, दिल्ली से हटाना, अब नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाने की बात करना, तो नाथूराम गोडसे जो कहीं उस वक्त सोच रखते थे, उसका कुछ ना कुछ तो असर आज दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल भी एक कौमी सतह पर जी महात्मा गांधी की जगह को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो वो वहीं बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, हो सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा है। गुजरात में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई थी। ट्रायंगुलर फाइट होने में वोट 3 जगह बटेगा, तो कांग्रेस का जितना भी वोट सेकुलरिज्म के नाम पर केजरीवाल के पास जाएगा, वो बीजेपी के लिए फ़ायदा है। हिमाचल प्रदेश में यही था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह से किसी वजह से कांग्रेस के इख्तलाफ पैदा हुए, उसका एक बड़ा फ़ायदा मिला केजरीवाल को। केसीआर साहब का रोल क्या होगा? केसीआर साहब का पहला रोल तो नेशनल लेवल पर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बनाने में अहम रोल प्ले किया था। कल अगर सेकुलर गवर्नमेंट आती है और उसमें केसीआर वो सेंट्रल फिगर होते हैं, मरकजी हैसियत रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये वो तय करें, या सब मिलकर ये तय करें कि केसीआर प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। हालांकि साउथ से हो चुके हैं लोग, चांसेस है। हाँ, हो सकते हैं। देवेगौड़ा थे, PV नरसिम्हा राव थे। हाँ, PV नरसिम्हा राव तो बहुत कामयाब और टर्म पूरा करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे।
जब कोई एक ऐसे नाम पर गौर फिक्र शुरू होता है जो किसी की ईगो से नहीं टकराता, तो उसमें कभी इंद्र कुमार गुजराल सामने आ जाते हैं, कभी HD देवेगौड़ा सामने आ जाते हैं। आज नीतीश कुमार भी एक सेकुलर फेस के तौर पर बीजेपी से अलग होने के बाद में कहीं न कहीं मरकज़ की दौड़ में है, लेकिन अखिलेश का कितना साथ उनको मिलेगा अभी ये कहना मुश्किल है। ममता बनर्जी बहुत तेज़ी के साथ उस सिमत में आगे बढ़ रही थी, लेकिन पिछले 7-8 महीने से वो उनका जो अंदाज़ है वो नरम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के तय, नरेंद्र मोदी के तय। तो इस वक्त अगर देखा जाए कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले पर कौमी सतह पर कौन सा लीडर गुफ्तगू कर रहा है, अपनी स्पीचेस में उनके बारे में बात कर रहा है, उनकी सरकार के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि KCR नंबर 1 पर है। शिंदे की हुकूमत बनने के बाद महाराष्ट्र में आप जहाँ पर रहते हैं, बीजेपी ने कोशिश की थी कि इसी तरह का एक खेल यहाँ पर खेला जाए तेलंगाना में जी। तो उन्होंने 3 नुमाइंदों को भेजा था 4 MLAs को खरीदने के लिए जी, जिनको हमारे 4 MLAs TRS के उन लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा दिया जी। तो ये एक वाहिद शख्स है, वाहिद रियासत है जी, जो इतना बड़ा टक्कर दे रही है मरकज़ी हुकूमत को और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी को। देखिए, TRS जो बनी तेलंगाना रियासत को एक अलग रियासत की शक्ल देने में, वो एक बहुत बड़ा कामयाब कदम था इनका। लिहाजा इनसे ऐसा ही कोई और कदम उठाए जाने की हम उम्मीद कर सकते हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, जो आपने कहा कि महाराष्ट्र में उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे की सरकार एक बहुत कामयाब सरकार थी जी। और मैं ये मानता हूँ कि उद्धव ठाकरे कम मुद्दत के लिए वज़ीर आला रहे, लेकिन महाराष्ट्र के बेहतरीन वज़ीर आला उनको करार दिया जा सकता। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए कांग्रेस की सरकार गिराई गई। तो जहाँ वोट के जरिए मैनिपुलेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ अमित शाह जी बहुत महारत रखते हैं, वो फिर EVM से बेहतर रोल। जहाँ EVM फेल हो जाए वहाँ अमित शाह कामयाब हो जाता है। यहाँ कामयाब नहीं हुए, मैं समझता हूँ कि KCR साहब ने कमाल कर दिया। नहीं, यहाँ पर नहीं चलता, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत तहरीकी लोग हैं। तहरीक में जो लगा के खून पसीना लगा के जिन्होंने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, हम लोगों ने तो आज़ादी नहीं देखी, लेकिन तेलंगाना की आज़ादी तो हम लोगों ने देखा है। ये TRS की कामयाबी तेलंगाना सरकार है, तेलंगाना रियासत है। तो ये तो कहीं नहीं जा सकते कि ये एक इनकलाबी शख्सियत हैं और इनके अंदर वो मादा है जो बहुत बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है जी। अब कितना वो बाहर जाते हैं, कितना इफेक्टिवली जाते हैं, ये इंतज़ार है शायद आपको भी। ये हमारे वज़ीर आला तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, इस रियासत से बाहर निकल कर भी तो दें। हिंदुस्तान सिर्फ तेलंगाना नहीं है। ये जवाब दिल्ली में आके दें, ये जवाब मुंबई में आकर दें, ये जवाब लखनऊ में जाकर दें, ये जवाब पटना में जाकर दें, ये जवाब अहमदाबाद में जाकर दें। तो एक इस तरह के ये जो एक नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर सभी लोगों को, जैसे यशवंत सिन्हा के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौर में अलग अलग मीटिंग हुई थी, उसमें KCR भी तशरीफ़ लेकर गए थे और उन्होंने मुझे मालूम है यशवंत सिन्हा साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जब वो यहाँ आए थे तो बहुत खैर मकदम किया था। और कुछ ही रियासतें ऐसी थीं जहाँ से यशवंत सिन्हा बहुत पुरुम्मीद थे, उनमें तेलंगाना भी थी। देखिए क़य्यूम साहब, जवाब सियासी है, जवाब समाजी है, ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सियासत पहले की तरह की सियासत नहीं थी कि आवाम के अंदर हमारी मकबूलियत में इजाफा हो, हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हों। भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको कितना ही डिफेम कीजिए, वो इलेक्शन जीत जाती है। तो उसको इलेक्शन मैनिपुलेशन पर भरोसा है, उसे वोटर में
इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, जबकि केसीआर को वोटर में दिलचस्पी है, उन्हें इलेक्शन मैनिपुलेशन में इतनी दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें एक कॉरपोरेट हाउस की तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए भी एक टीम की ज़रूरत है। वो सोशल मीडिया में भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो, प्रिंट मीडिया में भी हो, और इलेक्शन प्लानर भी उनके साथ हो, जो डाटाज उनके सामने रखें कि किस रियासत में किसके साथ जाने पर कहाँ वोटर्स को इफ़ेक्ट किया जा सकता है, और वो पैटर्न जो भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही है वो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ वोट से हराने की बात को बहुत कामयाब ना समझा जाए। किसान वगैरह एग्रीकल्चर आप जानते हैं ना 70% है हमारे हिंदुस्तान जी, में, 70% हिस्सा किसान है जी, लेकिन हमारे तेलंगाना के किसान बहुत खुशनसीब हैं। जी, उनको जो है हर एकड़ के ऊपर हर साल 10,000 रुपये दिए जाते हैं। जी, वो यूरिया वगैरह ख़रीदने के लिए हुकूमत की तरफ से एक एड है, जी, वो नॉन रिफंडेबल है। जी, फिर कोई किसान मरता है तो उसको 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। जी, तो ये एक बीमा है, रैतु बीमा, रैतु बंधु वगैरह। ये तो पिछले दिनों वज़ीर आला ने मुख्तलिफ नुमाइंदों को तमाम हिंदुस्तान से एक रियासत से थोड़े लोगों को बुलाया था, जी, और तमाम के तमाम जो किसानों के नुमाइंदगी कर रहे थे, तमाम लोगों ने कहा कि अगर ये स्कीम आप सारे हिंदुस्तान में लागू कर सकते हैं तो हम आपके साथ हैं। जी, ये तो एक छोटा सा सैंपल था। जी। इस तरह ग्राउंड लेवल पे काम तो शुरू हो चुका है। देखिए, केसीआर जो कर रहे हैं ये जो मौलाना आज़ाद का अभी हम जिक्र कर रहे थे, कौमी यकजहती, सेकुलरिज्म, जिन्हें आज गाली से ताबीर किया जाने लगा है। अगर कोई सेकुलरिज्म की बात करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जुर्म कर रहा है, कौमी यकजहती की बात कर रहा है तो ऐसा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। आज हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की बात करना चाहिए, आज सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की बात करना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो सेकुलरिज्म को जिंदा लाश करार देते हैं और आइन की बात करते हैं, आइन को तस्लीम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पर हमें नाज है, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी रूह सेकुलरिज्म है वो उसको डिनाई करते हैं। तो केसीआर सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, केसीआर किसानों की जब बात कर रहे हैं तो वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो अन्नदाता की बात कर रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान को रोटी फराहम करने की जिम्मेदारी निभा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बात तो सराही जानी चाहिए, आज नहीं तो कल उनकी पॉलिसी को, उनकी सोच को लोग कबूल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 2024 के लिए उन्हें एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी को सामने रखकर काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी कहा कि मीडिया सपोर्ट, इलेक्शन प्लानर, इलेक्शन ऑर्गेनाइज़र वो रखने की ज़रूरत है। मैंने अभी कहा कि ईवीएम जहाँ कामयाब ना हो वहाँ अमित शाह कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास कोई अमित शाह होना चाहिए जी उनके पास कोई ऐसा इलेक्शन प्लानर होना चाहिए जो उनकी टेबल पर बैठकर बताए कि यहाँ से इतने % वोट मिलेगा आपको और ऐसे मिलेगा। ये जो किसानों तक पहुँचने की बात है कौमी सतह पर, मुझे लगता है कम से कम 20 साल चाहिए। हिंदुस्तान भर के किसानों को ये सहूलियात फराहम करने के लिए 20 साल चाहिए। हाँ, अगर लकीली वज़ीर आज़म बन जाते हैं 5 साल में केसीआर और वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर इस तरह का कोई रेजोल्यूशन पास करें तो कुछ भी हो सकता है। अगर सीए हो सकता है। मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा बर्नी साहब? मुसलमान एक जिंदा कौम है, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर भी जीतती आई है। आज अगर ऐसे लोग जो उसी जैसी जहनीत रखते हैं तो ये एक टेम्परेरी फेस है। 10 साल, 20 साल, 50 साल भी मान लें, मुल्कों की उम्र इतनी नहीं होती, कौमों की उम्र इससे कहीं ज़्यादा होती है। आज 200 साल उर्दू सहाफ़त का जश्न मना रहे हैं तो हिंदुस्तान की आज़ादी तो 70 बरस की है, उसमें से इनके पास तो 7-8 बरस ही हैं। इसके पहले तो कोलैबोरेशन गवर्नमेंट रही जी, या सेकुलर गवर्नमेंट रही, तो 7 साल हों या 17 साल हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आखिरी में क्या मैसेज देंगे आप हमारे मुसलमान लोगों को और बिलखुसूस सेकुलर लोगों को? मैं कहना चाहूँगा, एक तो सेकुलरिज्म का दामन ना छोड़ें, स्टडी करें सेकुलरिज्म को। और जब मैं बिलखुसूस मुसलमानों की बात कर रहा हूँ आपका जिनकी तरफ इशारा है, तो इस्लाम की स्टडी करें,
इस्लाम की तारीख़ की स्टडी करें। अगर वो पाएँ कि सेकुलरिज्म इस्लाम के अंदर है, इस्लाम की तारीख़ में है, तो ये मान लें कि सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की ज़रूरत है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, उनकी हुकूमतों के तर्ज़ अमल को देखें। अगर ऋषि सुनक इंग्लैंड में वहाँ का वज़ीर आज़म बन सकता है, तो क्या वो सेकुलर सोच नहीं है? आज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखें, क्या सेकुलर सोच नहीं है? तो अमेरिका के अंदर जो बाइडन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद में जो बयान दिया, वो सेकुलरिज्म की तरफ था, उनसे पिछले प्रेसिडेंट की तरह नहीं था। तो एक तो सेकुलरिज्म पर भरोसा रखें। दूसरी चीज़ ये है कि अपने नौजवानों से, चाहे वो वकील हैं, एजुकेशन में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनसे कहें कि अपने अंदर सहाफ़त के जर्म पैदा करें जी। आप सहाफ़त के जरासीम पैदा करें, अपने आप को एक सहाफ़ी समझें। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप अपना एक चैनल चला सकते हैं, आप फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट के मार्फत पैगाम दे सकते हैं। आज आप इंस्टाग्राम पर जाएं, बहुत सारे सोशल मीडिया ने आपको वन मैन आर्मी बनने का मौका दिया है, तो मायूस ना है। और आपकी बात पूरी दुनिया तक जाती है, सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रहती। अगर हिंदुस्तान का मीडिया किसी मजबूरियों के बिना पर आपको स्पेस नहीं दे रहा है, आपकी बात नहीं कह रहा है, तो वो कैसे शाहीन बाग पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हो गया, कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और अमेरिका के में ये तज़किरा होने लगा। तो कहीं ना कहीं शाहीन बाग जैसी सोच आपको अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। बेशक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बरनी साहब। तो नाज़रीन, आपने सुना और देखा कि कितनी अच्छी बातें बरनी साहब ने कही हैं, और हमेशा इसी तरह आप लिखते भी रहते हैं। और हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, हमें हर शख्स को उसमें एक सहाफ़ी को ज़िंदा करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं अज़ीज़ बरनी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आपके लिए वक्त निकाला। अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफ़िज़।